हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है सभी का जीके इन्फो ट्यूबर में। तो फ्रेंड्स, हमने पिछली क्लासेज में किया 6 क्लास की हिस्ट्री कंप्लीट कर ली, 7th की हिस्ट्री कंप्लीट कर ली। आज हम करेंगे स्टार्ट एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास नंबर 8 और लेसन नंबर 1 उसका स्टार्ट करेंगे, कैसे कब और कहाँ। तो 6 में हमने थोड़ा सा बेसिक देखा, उसके बाद में थोड़ा सा डिटेल आया 7th क्लास में, और अब 8th क्लास में थोड़ा सा और डिटेल में आएगा। तो धीरे धीरे वो डिटेल आती जाएगी और आपको सब समझ आता जाएगा। तो आज हम करेंगे कैसे कब और कहाँ, भी कौन सी घटना है वो कैसे हुई, कब हुई और कहाँ हुई, ये सब चीज़ें हैं वो हम इस लेसन के अंदर जानेंगे। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, मतलब किस राजा को ताज पहनाया गया, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पे गर्मा गर्म बहसें चलती थी। और आम समझ के हिसाब से इतिहास के तारीखों का पर्याय माना जाता है इतिहास को। आपने भी लोगों को ये कहते सुना होगा, इतिहास तो बड़ा उपाऊ है भाई, तारीखें रटते चले जाओ, क्या इतिहास के बारे में धारणा सही है। हम भी यही कहते हैं, तो सबको क्या सुना होगा, हम खुद भी यही कहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पे आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी, मतलब हमारे पुराने टाइम में चीज़ें कैसी थी, उनमें क्या बदलाव आए। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में, पहले ये था बाद में ये हुआ की बातें करने लगते हैं। हम बहुत, जैसे बहुत पुरानी बात हो तो उससे पहले ये होता था, उससे पहले ये होता था, उसके बाद में ये हुआ, बाद में, मतलब है तो वो अतीत ही हमारे लिए, लेकिन वो पहले और बाद में का जिक्र करने लगते हैं हम। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पे हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ही ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण होते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं कि ऐसे सवाल पूछने लगते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं, चाय या कॉफ़ी पीने का चलन कब से शुरू हुआ होगा। मतलब हमारे दिमाग में भी कभी क्वेश्चन आया होगा। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झाँकते हैं हम, तो हमारे जहन में यही सवाल उठता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्राएं किस तरह करते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप ये जानने के लिए उत्सुक होते कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे उसमें लोगों को जानकारी कैसे मिलती थी। मतलब ये सब चीज़ें हमारे क्वेश्चन का पार्ट हो सकती हैं। तो ये एक चित्र नंबर 1 है। ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र 1782 में रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे का तैयार करने का काम सौंपा था। सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव ने। भारत पर अंग्रेजी की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्ण अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रत्येक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वे अपने भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हैं। तो चित्र को ध्यान से आपको देखना है, जो भी चित्र है, ये देखो ये चित्र है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को सौंपा था। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं किया था। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जुबान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रतिक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इस तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ था या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, ये बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती है। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब एक खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। तो फिर लोग इतिहासों को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं। इस जुड़ाव की एक वजह है कि एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजा और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार ये लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, कब मरा, कब कौन सा शासक गद्दी पे बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है, और इस तरह के इतिहासों में तिथि का महत्व भी बना रहता है। जैसा कि पिछले 2 सालों की इतिहास की किताबों में आपने देखा 6th और 7th में, कि इतिहासकार बहुत सारे मुद्दों और दूसरे सवालों में भी बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पे ध्यान देते कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, क्या पैदा करते थे, क्या खाते थे, शहर कैसे बने, बाजार कैसे फैले, किस तरह से रियायतें बनी, किस तरह मतलब विचार पनपे, संस्कृति समाज किस तरह से बदले, वो सब चीज़ें। तो कौन सी तारीखें, कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। हम जो तारीख चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती है। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश जो इतिहासकार हैं ने इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासन है वो महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स
पहला कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। उनके शासन से शुरू होते थे और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ है वो खत्म होते थे। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स, वेल्जली, बेंटिक, डलहौजी और कैनिंग, लॉरेंस, लिट्टन, रिपन, कर्जन, हॉर्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरल और वायसराय का कभी नए खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। ये ऐसे था मानो लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम है वो ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरल के इस इतिहास के चौखट्टे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूह और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरल के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती, उसके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी। हमारे लिए नई तिथियां हैं वो महत्वपूर्ण हो जाएंगी। ये देखो, वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे ये वॉरेन हेस्टिंग, और उनकी कारनामा, उनकी जीवनियाँ, तस्वीर है, उनके व्यक्तित्व को इतिहास की बुक्स में उभारा जाता है। और ये देखो इधर विज्ञापनों में भी नापसंद और पसंद तय होती है। देखो यहाँ पे पुराने विज्ञापनों में हमें ये समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह से तैयार हुए, किस तरह नई रुचियां चलन में आई। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया ये विज्ञापन है किस बात की ओर संकेत करता है? कि दुनिया भर के लोग शाही चाय पीते हैं। इस तस्वीर के पीछे की तरफ एक महिला, भारतीय महिला दिखाई दे रही है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार ऑर्थर घोड़े पर बैठा है। राजकुमार ऑर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी। ये देखो ड्यूक ऑफ। हम अवधियां कैसे तय करते? 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। विशाल खंडों में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मतलब 3 पार्ट में किसने बांटा था? जेम्स मिल थे। ये स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे और 1817 में उन्होंने एक किताब लिखी थी अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 भागों में बांट दिया। हिंदू, मुस्लिम और, ये क्वेश्चन आया था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में बांटने वाले कौन से स्कॉटलैंड के इतिहासकार कौन थे? तो ये जेम्स मिल थे और 1817 में उन्होंने एक बुक लिखी थी अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन 3 कालखंडों में बांटा था। कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने कि इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिसके सारे में समय को बांटते हैं। ये शब्द है वो अतीत के बारे में हमें, हमारे विचारों को दर्शाते हैं। ये हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। और मिल को क्या लगता था कि सारे जो एशियाई समाज है वो सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं, तो उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में बांट दिया इसको। हिंदू, मुस्लिम और कुछ ईसाई वगैरह मत लिख देना वहाँ पे आप। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधन और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? कि इन सारे दौरों में किस तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे जो शासकों का एक धर्म है वो नहीं होता था। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं।
इस विभाजन की अपनी समस्याएं हैं। इतिहास की इन खंडों में बांटने की समझ भी पश्चिम से आई है और पश्चिमी आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे समझे ऐसे अपना सकते हैं जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे। सॉरी। अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता और मुक्ति नहीं थी, न ही ये आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग भी कहते हैं। अब बात आती है औपनिवेशिक की। औपनिवेशिक क्या होता है? तो इस जिस तरह से अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता, स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया और उसके बाद में अपने जो सारे के सारे जो खर्चे हैं उनको निपटाने के लिए राजस्व वसूल लिया, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती करवाई। इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए? आप भी ये जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य, मान्यता, नापसंद, पसंद, रीति रिवाज, तौर तरीके, उनमें क्या बदलाव आए। जब एक देश दूसरे देश के दबदबे में इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव आते तो इस प्रक्रिया को उपनिवेशीकरण कहा जाता है। मतलब राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव जो आता है एक देश में दूसरे देश के दबाव की वजह से, तो उसको बोलते हैं उपनिवेशीकरण। लेकिन जल्दी ही आप ये समझ जाए कि सारे वर्ग और समूह है वो इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत का नाम दिया गया। अतीत का मतलब यहाँ बहुवचन में यूज़ किया गया। हमारे अतीत का मतलब ये नहीं कि अतीत वर्ड देख के आप एक वचन समझो, कई बार इसका मतलब भी पूछ लिया जाता है पेपर में, तो इसका मतलब बहुवचन है। हम किस तरह जानते हैं भारतीय इतिहास की पिछले 250 सालों का इतिहास लिखने के लिए भारतीय इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं? तो ये देखो, गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट, ये बाद में बताऊंगी मैं आपको। प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। कैसे? अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड हैं वो इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। और ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी, प्रतिवेदन, मतलब रिपोर्ट हो गई, पर आधारित शासन की संस्कृति है वो पैदा हुई। और अंग्रेजों को ये भी लगता था कि तमाम जो अहम दस्तावेज और पत्र हैं उनको संभाल के रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचा कर रखने के लिए अभिलेखागार, ये इंपॉर्टेंट है, और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों के लिए क्या बनाए? अभिलेखागार, आर्काइव। उसके बाद आते हैं 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं, जहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थी। उन्हें खुशन विषय के माहिर लिखते थे। खुशन विषय या सुलेख वनिश, जिसकी मतलब लिखाई अच्छी हो, ऐसे लोग होते जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते थे। सुलेखन विष भी कह सकते हैं, खुशन विषी भी उनको बोल सकते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी वो फैलने लगी थी। इस तकनीक के सारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्यवाहियों के दस्तावेज है वो कई उसकी प्रतियां, मतलब कई नकलें बनाई जाने लगी। और सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व, औपनिवेशिक शासन का दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। और अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना बहुत जरूरी है। और 19वीं सदी की शुरुआत है, उस पर पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षण से धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, मिलने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु, स्थानीय इतिहासकारों व फसलों का पता लगाया जाता था। और अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों का जानना जरूरी था। उसके बाद आता है 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके, व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठी की जाती थी। इसके अलावा वनस्पतिक सर्वेक्षण है, वो प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण है, पुरातत्वीय सर्वेक्षण है, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण है, वन सर्वेक्षण आदि अलग सर्वेक्षण भी किए जाने लगे। इनके डिपार्टमेंट भी अलग अलग बने होते हैं। तो ये देखो, शरीफे का पौधा है 1770 का दशक में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वनस्पति उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूनों और उनसे संबंधित जानकारियाँ इकट्ठी की जाती थी। और उससे ऊपर देखो, ये है हमारा
गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट। सन 1946 के अंदर भारत की औपनिवेशिक सरकार है वो शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उसमें विभिन्न बंदरगाह से गृह रिपोर्ट की जो रिपोर्टें मिल रही हैं उनके कुछ नमूने हैं। देखो, बम्बई एक बंदरगाह है। इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज अभी भी बंदरगाह से बाहर ही हैं। उसके बाद कराची 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ अन्य संदेहास्पद है विद्रोही भी गिरफ्तार करने गए। सारे दफ्तर है वो सैनिक निगरानी में। उसके बाद विशाखापट्टनम स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, कहीं हिस्सा नहीं हुई है। जहाज़ों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दी गई। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है सिवाय इसके कि संभव के कुछ सिपाही हैं वो काम पर ना आए। और ये देखो, राष्ट्रीय संग्रहालय है। ये जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए थे। और इससे पता चलता कि अंग्रेजों की सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था। उसके बाद आता है अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सरकारी रिकॉर्ड हैं और इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में ज़्यादा थी, बाद में किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग हैं वो क्या महसूस करते थे, उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्राएं, यात्रियों के संस्मरण महत्वपूर्ण, लोगों की आत्मकथाएं, स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तकें महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे, विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा। कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हमें ये पता नहीं लगा सकते हम पता नहीं लगा सकते इनसे हम आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर, सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो इस बारे में जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे आपको ये सब बातें समझ में आने लग जाएंगी। सही और गलत का पता लगे। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 काल में बांटा। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई में नहीं, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश में बांटा था उन्होंने। ये गलत है। पहला, सरकारी दस्तावेजों से हमें समझ में मदद कर मिलती है कि आम लोग क्या सोचते थे, बिल्कुल नहीं पता चलता। अंग्रेजों को लगता था कि सही शासन चलाने के सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होता है, शायद ये ठीक है। तो आज के लिए हमारा पहला लेसन है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय।